ओके, सो आज के क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है? टुडे वी हैव टू स्टडी अ न्यू टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने ग्राफ्स पढ़ा था, याद है? ग्राफ्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स ये टॉपिक कब यूज होता है? इट इज यूज्ड when we have to form a new quadratic from a old quadratic। ठीक है, जो वाला हम लोग मेथड तब यूज करते हैं जब हम लोग को एक नया क्वाड्रेटिक फॉर्म करना रहता है फ्रॉम ओल्ड क्वाड्रेटिक। ठीक है, अच्छा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, और हम लोग से कोई बोले फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, जिसके रूट्स जो है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके थे। एक जो मेथड 1 था, दैट वाज बाय यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इससे पहली वाली क्लासों में। और मेथड 2 था यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं मेथड 1 समझा देता हूँ, मतलब समझा के देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ मेथड 1। तो मेथड 1 में क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 था, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा थे। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता वो -3 होता, माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा बीटा जो है वो 1 होता, जो कि सी बाय ए होता। अच्छा, हम लोग को वो क्वाड्रेट क्या हुआ? कैसे मिला -3 और 1? सर -3 की +3 होगा ना। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है ना। हाँ, ओके, समझा, ठीक और है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। हम्म। समझ में आया? ये तो सब लोगों ने 9-10 में पढ़ा होगा ये चीज कि सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी अपॉन ए। अच्छा, हम लोग को न्यू क्वाड्रेटिक जो फॉर्म करना है उसके रूट्स क्या क्या होने चाहिए? अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। सो अभी तो हम लोग किस मेथड से सॉल्व करने का सीख रहे हैं? मेथड 1 से, जो वैसे ऑलरेडी सिखा दिया है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक होता है वो किस फॉर्म का होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू, इस फॉर्म का होता है, जहां पे एस जो होता है दैट इज सम ऑफ रिक्वायर्ड रूट्स, और पी जो होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड रूट्स। ठीक है, देखो रिक्वायर्ड, तो जैसे हम लोग को एस और पी फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं एस क्या
the sum of required roots. Required roots are alpha plus 1 and beta plus 1. It means alpha plus 1 plus beta plus 1. So alpha plus beta plus 2. अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारा? -3 था. So -3 plus 2 which is -1. So sum of required roots क्या आ गया? -1. अच्छा, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड रूट्स मतलब अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1. अब जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1. अच्छा, हम लोग को अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, इट इज 1 एंड अल्फा प्लस बीटा इज -3. सो 1 -3 plus 1 which is -1. So S is -1 and P is -1. So अपना required quadratic क्या होता? x square minus sx plus p is equal to 0 या x square plus x minus 1 is equal to 0. और यही हमारा फाइनल आंसर होता. ये वो क्वाड्रेटिक होता जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 होते. ये बात क्लियर है? मेथड 1 क्लियर है सबको? यस सर. सब लोग क्विकली कमेंट करेंगे चैट बॉक्स में, इज मेथड 1 क्लियर? ओके, तो दैट वाज यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला. लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोग यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से भी कर सकते हैं. तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, पहले एक बार फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं. कि क्वेश्चन था हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसका रूट अल्फा बीटा है और हम लोग को वो क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है जिसका रूट अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1. ठीक है. अब देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में प्रोसीजर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अल्फा इसका रूट है इसलिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था. तो आई विल राइट अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब मेरे को वो क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है जिसका रूट अल्फा प्लस 1 हो या बीटा प्लस 1 हो. So what will I do? I will write alpha plus 1 as x. रूट अल्फा प्लस 1 होना है और x क्या होता है, x की जो वैल्यू होती है वही तो रूट होती है. तो हम लोगों ने क्या किया, अल्फा प्लस 1 को x अज्यूम कर लिया. तो इससे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 1. अब यहाँ पे जहां जहां अल्फा है वहां वहां आई विल सब्स्टिट्यूट x माइनस 1. सर हाँ, सर आपने अल्फा क्यों ले लिया डायरेक्ट, अल्फा स्क्वायर प्लस? क्योंकि अल्फा इसका रूट है ना, इस क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब x की. अच्छा, हाँ हाँ. अब क्या बन गया देखो, ओपन करो, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3 प्लस 1. तो देखो x स्क्वायर ये हो गया, माइनस 2x और प्लस 3x मिलके प्लस x बन गया और 1 1 और माइनस 3 मिलके माइनस 1 बन गया. तो ये जो क्वाड्रेटिक आया
यही अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक है। सबको आया समझ में कैसे करना है हम लोग को? और एग्जांपल है। देखो फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अल्फा इसका रूट है, मतलब क्वेश्चन हमेशा इस फॉर्म का होगा कि एक क्वाड्रेटिक दिया रहेगा जिसके रूट्स बोल देगा कि अल्फा बीटा है, और हम लोग को वैसा क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है जिसके रूट्स जो है अल्फा प्लस वन कॉमा बीटा प्लस वन या कुछ ऐसे टाइप का है। तो क्योंकि अल्फा इसका रूट है इसलिए इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब मेरे को वो क्वाड्रेटिक चाहिए जिसका रूट अल्फा प्लस वन हो, तो हम लोग ने अल्फा प्लस वन को x मान लिया, क्योंकि हम लोग को अल्फा प्लस वन रूट चाहिए और x भी जो है वो रूट ही देता है। तो इससे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? x माइनस वन। अब जहां जहां अल्फा था वहां वहां आई विल सब्स्टिट्यूट x माइनस वन। मतलब हम लोग को अल्फा को सब्जेक्ट बनाना है in terms of x. So this will become x minus 1 का whole square plus 3 times x minus 1 plus 1 is equal to 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक आएगा, वही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है। सो एक क्वेश्चन जैसे अब तुम लोग करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका रूट अल्फा बीटा है। देन फाइंड क्वाड्रेटिक whose roots are 2 alpha minus 1 comma 2 beta minus 1। चलो इस क्वेश्चन को करो सब लोग। सब लोग चैट बॉक्स में लिखो, अपना आंसर लिखो चैट बॉक्स में। जिसका इसका हो गया राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। सबके अलग अलग आंसर आ गए। ऐसा कैसे?
तो अगेन जैसे मान लो अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को वो क्वाड्रेटिक चाहिए जिसका रूट 2 अल्फा माइनस 1 या 2 बीटा माइनस 1। तो मतलब 2 अल्फा माइनस 1 को x लिख लिया, अल्फा को क्या लिख लिया, x प्लस 1/2 लिख लिया। ठीक है, अब जहां जहां अल्फा था वहां वहां x प्लस 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये कुछ ऐसा बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस x प्लस 1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब से नीचे एलसीएम मैंने 4 लिख लिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इस 4 को से उधर भेज दिया तो वो तो 4 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। So I will get x square plus 1 plus 2x plus 2x minus 10 is equal to 0. So x square plus 4x minus 9 is equal to 0. ये हमारा फाइनल आंसर है, x square plus 4x minus 9 is equal to 0. ठीक है। सर डाउट है। हाँ सर फिर बीटा से निकालेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा ना? हाँ हाँ, बीटा से निकालेंगे तो भी सेम ही आंसर होगा। सर पर अलग रूट रहेगा तो फिर अलग अलग क्वाड्रेटिक बनेगा। देखो, एक तो जैसे हम लोग को जो क्वेश्चंस जनरली आते हैं उसमें जो दोनों रूट्स होते हैं ना वो अल्फा बीटा में सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे एक जगह अगर 2 अल्फा माइनस 1 है तो दूसरी जगह 2 बीटा माइनस 1 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह 2 अल्फा माइनस 1 कर दे, एक जगह बीटा प्लस 3 कर दे। ठीक है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन तुमको अकर नहीं होगा। हमेशा जो भी क्वेश्चन अकर किया तुमको मिलेगा दैट विल बी सिमेट्रिकल इन अल्फा एंड बीटा। सिमेट्रिकल इन अल्फा एंड बीटा का क्या मतलब है कि, समझा देता हूं सिमेट्रिकल इन अल्फा एंड बीटा का क्या मतलब है। इफ two roots are symmetrical in alpha and beta, then if by then interchanging alpha and beta in first root, फर्स्ट कोई भी एक रूट ले लो उसमें अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर दो, will result in second root। ठीक है, इंटरचेंजिंग ऑफ अल्फा एंड बीटा इन फर्स्ट रूट मतलब जहां पे अल्फा है वहां पे बीटा पुट कर दो और जहां पे बीटा है वहां पे अल्फा पुट कर दो। तो वैसे एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। तो जैसे मान लो 2 अल्फा माइनस 1 एंड 2 बीटा माइनस 1 है, तो पहले रूट में अल्फा की जगह बीटा पुट कर दिया फर्स्ट रूट में। अच्छा, फर्स्ट रूट में बीटा तो है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको मैं अल्फा में पुट करूंगा। तो अल्फा को अगर बीटा से रिप्लेस किया तो क्या बन गया, 2 बीटा माइनस 1 जो कि सेकेंड रूट है। तो ऐसे टाइप के पेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल पेयर्स। ऐसे टाइप के पेयर्स को अपने क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल पेयर्स। सो अब जैसे कोई ऐसा हो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा,
तो क्या ये सिमेट्रिकल पेयर्स हैं क्या? सोचो, आर दे सिमेट्रिकल पेयर्स? नहीं। एवरीवन प्लीज कमेंट, चैट बॉक्स में कमेंट करो कि क्या ये दोनों सिमेट्रिकल पेयर्स हैं? सिमेट्रिकल पेयर चेक करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी? सर वो नीचे वाले बीटा को अल्फा डालेंगे। हाँ, जैसे पहला रूट उठाया, उसमें अल्फा की जगह बीटा डाला और बीटा की जगह अल्फा डाला, तो बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बन गया, जो कि ये बन गया। इसका मतलब ये दिस पेयर इज आल्सो सिमेट्रिकल। ये पेयर भी क्या है? सिमेट्रिकल है। अंडरस्टूड? हाँ सर। सो जो हमारा चाहे सम एंड प्रोडक्ट वाला हो टेक्निक या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वाली टेक्निक हो, इन दोनों टेक्निक में जो दो रूट्स होंगे ना, वो सिमेट्रिकल पेयर्स होने चाहिए हमेशा। जो दो रूट्स होंगे वो हमेशा क्या होने चाहिए? सिमेट्रिकल पेयर्स होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स की एक और वो है, प्रॉब्लम है कि ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ये ड्रॉबैक क्या है कि दिस टेक्निक कैन बी अप्लाइड only when this technique can be applied only when one root is exclusive in alpha and other root is exclusive in beta। ठीक है। जैसे मान लो कि जो हमने ये क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक रूट 2 अल्फा -1 था और दूसरा रूट 2 बीटा -1 था। तो इसमें क्या ऐसा था क्या कि पहले रूट में भी अल्फा और बीटा दोनों आ जाए और दूसरे रूट में भी अल्फा और बीटा दोनों आ जाए? ऐसा था? नहीं था। तो अगर किसी क्वेश्चन में एक रूट अल्फा के टर्म्स में बन रहा हो और दूसरा रूट केवल बीटा के टर्म्स में बन रहा हो, तब जाके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स की टेक्निक लगा सकते हैं। लेकिन अगर हर रूट में दोनों है, जैसे ये वाला देखो, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा कॉमा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, अपने को एक ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है जिसके ये दोनों रूट्स हैं। तो ये इसमें क्या अल्फा और बीटा सेग्रीगेटेड है क्या? क्या ऐसा है क्या कि एक रूट में एंटायरली अल्फा और दूसरे रूट में एंटायरली बीटा है? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को केवल सम एंड प्रोडक्ट वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? हाँ सर। तो सम एंड प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला है वो दोनों मिक्स हो तब भी रहे तब भी चलेगा, और सेग्रीगेटेड हो तब भी चलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वाला जो टेक्निक है वो तभी चलेगा जब दोनों सेग्रीगेटेड हो।
अगर हर रूट में अल्फा बीटा दोनों मिक्स होके आ रहा है, इन दैट केस आई वोंट बी एबल খারাপ टू হয়নি এই যে এতখানি লেগে যে বাইরে साउंड बंद करो। ক্যামেরা লেন্স In that case, I won't be able to use transformation of roots. सबको क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बताओ। Yes. किसी को डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि मैं पूछूंगा अभी फिर। कि ट्रांसफॉर्मेशन कब लगाना है और सम और प्रोडक्ट कब लगाना है, सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है। Sir, can you please scroll a bit up? कहाँ पे जाना है बताओ? ड्रॉबैक पे जाना है या और हाँ, कहीं? बस drawback है। Sir, हाँ, so can you give like a proper definition for symmetrical? सिमेट्रिकल का डेफिनेशन होगा कि लिखा है कि नहीं लिखा मैंने, वैसे लिखा तो है मैंने ना, ये कि two roots are symmetrical in alpha and beta. If two roots are symmetrical in alpha and beta, then interchanging alpha and beta in first root will result in second root. ये proper definition है इसका। सर ड्रॉबैक फिर से चलो, तो मैं, किसी को डाउट नहीं है? ड्रॉबैक फिर से explain करो। हाँ, हेलो, हाँ सर। चलो चलो सार्थक तुम बताओ कि दो रूट्स को सिमेट्रिकल कब कहेंगे हम लोग? अनम्यूट योरसेल्फ और रिप्लाई करो सार्थक। सर जब फर्स्ट रूट की वैल्यू सेकेंड रूट में आ जाए तो अल्फा को उसमें डाल दे तो इंटरचेंज कर दे तो। अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दें, और इंटरचेंज करने के बाद जो नया एक्सप्रेशन बने वो और कोई नहीं, सेकेंड रूट ही बन जाए। यस सर। अच्छा, और कौन? ईशा, तुम बताओ हाँ कि सर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स ज्यादा वर्सेटाइल या डाइवर्सिफाइड है, या सम एंड प्रोडक्ट ज्यादा डाइवर्सिफाइड है? सर ट्रांसफर्स इजी मतलब डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड होना मतलब कि ज्यादा जगह यूज कर पाना, ऐसा समझो। और लेस डाइवर्सिफाइड मतलब कम जगह यूज कर पाना, लिमिटेशन हो जाना। तो किसमें सर- ज्यादा लिमिटेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन में कि सम या प्रोडक्ट में ज्यादा लिमिटेशन है? सर ट्रांसफर्स में ज़्यादा लिमिटेशन है तो ट्रांसफॉर्मेशन का लिमिटेशन क्या है? कि वैल्यूज इंटरचेंज करने के बाद सेम नहीं होती। नहीं। देवांश तुम बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन का लिमिटेशन क्या है? व्हाट इज द लिमिटेशन कि ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कब अप्लाई कर पाएंगे और कब नहीं कर पाएंगे? सर जब रूट्स सिमेट्रिकल होंगे तब। नहीं, देखो, रूट्स जब सिमेट्रिकल होंगे तभी हम लोग सम एंड प्रोडक्ट या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कभी अप्लाई कर पाएंगे जब एक रूट केवल एक्सक्लूसिव अल्फा में हो और दूसरा रूट एक्सक्लूसिव बीटा में हो। ठीक है, जैसे इसको भी मैं सिमेट्रिकल कहूंगा, दिस इज आल्सो सिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे सम और प्रोडक्ट ही अप्लाई कर पाएंगे केवल। और अगर मैं ऐसे लिखूं अल्फा -1 एंड बीटा -1,
दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट तो अप्लाई कर पाएंगे ही, और साथ में ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके, सो अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सर तो फिर ट्रांसफर्स कब यूज करना है? ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ट्रांसफॉर्मेशन तब यूज करो जब एक रूट एक्सक्लूसिव अल्फा में हो और दूसरा रूट एक्सक्लूसिव बीटा में हो, जैसे ये। सो फाइंड अ क्वाड्रेटिक whose roots are ये रूट्स हैं। देखो ये रूट केवल अल्फा में, इसमें बीटा का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। ये रूट केवल बीटा में है, इसमें अल्फा का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। हमारा अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम तो ये होता है ना कि अल्फा को मैं सब्जेक्ट बना दूं और इधर कोई एक्स का टर्म मिल जाए। तो अगर अल्फा और बीटा दोनों होंगे तो मैं सब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा केवल अल्फा को? मेरे को इधर अल्फा चाहिए और इधर एक्स का टर्म चाहिए, समझे? हाँ सर। सर मतलब आपने अभी जो रिपीट बोला ना, वो रिपीट कर देना सर। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन तभी लगा पाएंगे जब एक एंटायरली अल्फा में हो और दूसरा एंटायरली बीटा में हो। क्योंकि हमारा एम क्या रहता है ट्रांसफॉर्मेशन लगाते समय कि अल्फा को मेरे को सब्जेक्ट बनाना रहता है कि इधर अल्फा आ जाए, केवल अल्फा, और इधर केवल एक्स का टर्म हो, ओनली एक्स वाले टर्म्स। फिर उसके बाद हम लोग अल्फा को ही जो एक्स वाला टर्म है उससे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सर इसमें नहीं कर पाएंगे क्या? इसमें कर पाएंगे, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा पाएंगे, लेकिन हाँ। तुमको पहले यहाँ पे अल्फा को सब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है। सब्जेक्ट बनाओ, अल्फा को एक्स के टर्म्स में लिखो।
ओके, तो अब देखो, क्योंकि अल्फा इसका रूट था इसलिए इसको सेटिस्फाई करता। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमको ऐसा क्वाड्रेटिक चाहिए जिसका ये रूट हो। तो हम लोगों ने अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 को x मान लिया। ठीक है, अब से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस एक्स। उसके बाद मेरा टारगेट है अल्फा को सब्जेक्ट बनाना। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। तो अल्फा टाइम्स एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इससे अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो देखो अल्फा एक्सक्लूसिव इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया। अब इसी अल्फा को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम बन जाता, तो इधर आता x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर इधर आता x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि तो 0 ही बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8x इज इक्वल टू 0। तो ये और ये मिलके माइनस 2x स्क्वायर बन गया, एंड 2x प्लस 8x मिलके 10x बन गया, और 1 तो कैंसिल हो गए, बचा क्या, माइनस 4। अब माइनस 2 कॉमन ले लो और उधर भेज दो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही वो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 या बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1। समझ में आया? सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? चलो, सो ये क्या था हमारा, ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स था। अब हमारा आता है टॉपिक रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है हमारा, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। अच्छा, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पढ़ने से पहले अपने एक 2-3 छोटी छोटी बातें पढ़ लेते हैं कि जैसे मान लो
ए जो है अगर ए से बी तक बिलोंग करता है, ठीक है, तो ए प्लस के ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, स्मॉल ए प्लस के से लेके स्मॉल बी प्लस के। मैंने ये ब्रैकेट्स वगैरह बताया है ना तुम लोग को, ये ब्रैकेट्स क्या होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन, हाँ हाँ सर, यस सर। ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ये पता है ना। हाँ सर। तो अगर ए जो है ए से बी तक बिलोंग करेगा तो ए प्लस सम कांस्टेंट विल बिलोंग फ्रॉम ए प्लस के से लेके बी प्लस के तक। जैसे मान लो ए जो है 5 से लेके 9 तक है, तो ए प्लस 2 कहाँ से कहाँ तक होगा, इसमें भी 2 ऐड कर दो, इसमें भी 2 ऐड कर दो, तो 7 से लेके 11 तक होगा। ए माइनस 1 कहाँ से कहाँ तक होगा, इसमें भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4 से लेके 8 तक होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, पहला पॉइंट आ गया ना सबको, पहला पॉइंट बहुत बेसिक सा यस पॉइंट। सर। सेकंड पॉइंट, जैसे मान लो ए अगर 2 से लेके 5 है और मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करूं, अभी इससे पहले क्या कर रहा था, कोई नंबर से ऐड कर रहा था, तो वो जो नंबर है 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 से लेके 15 तक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे -4 है लिखो, तो 2 इंटू -4 -8 आता, एंड 5 इंटू -4 -20 आता। ठीक है, अच्छा कभी भी हम लोग इस फॉर्म में ब्रैकेट में लिखते हैं तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर लिखते हैं और यहाँ पे लार्ज वाला नंबर लिखते हैं। तो इसमें स्मॉल और लार्ज कौन है, स्मॉल कौन है इसमें, इन दोनों में बताओ, -8 और -20। -20 -20, तो यहाँ पे मेरे को -20 लिखना चाहिए और यहाँ पे बस -8। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अच्छा, थर्ड पॉइंट जो है वो आता है ए स्क्वायर वाला पॉइंट। ठीक है, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी बी के लिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। तो जैसे मान लो ए जो है 2 से लेके 5 तक है, तो ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होता, 4 to 25। 4 to 25, गुड। अच्छा, अगर ए जो है -6 से लेके -2 तक है, तो ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होता, 36 to 4। ऐसा लिखना सही होगा क्या, 4 to 36। 4 to 36। ठीक है, तो अगर दोनों साइड पॉजिटिव है, ये 2 भी पॉजिटिव है 5 भी पॉजिटिव है, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर कर दिया और ऐसे ही लिख दिया एज इट इज। अगर दोनों साइड नेगेटिव है, -6 और -2 दोनों नेगेटिव है, तो ए स्क्वायर करने के लिए इसका और इसका स्क्वायर किया और दोनों की पोजीशंस जो है इंटरचेंज कर दी।
अच्छा, थर्ड सिनेरियो क्या बन सकता है? एक पॉजिटिव, सॉरी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अभी बताओ ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ करोगे? 4 to 9. 4 to 9. 4 to 9. 4 to 9. How many of you will say 4 to 9? चैट बॉक्स में लिखो। फोर टू नाइन। अच्छा, So here it will be 9 to 4 ना। 9 to 4 तो फिर वैसा हो जाएगा ना यार। नहीं सर, क्योंकि -3 इज नेगेटिव ना, तो उसके लिए तो करना पड़ेगा ना। तो नहीं, जैसे अगर तुम इस फॉर्म में लिखना चाहोगी तो फिर ये तो लेफ्ट पोजीशन पे, तो लेफ्ट पोजीशन पे तो स्मॉल नंबर होना चाहिए ना, और राइट पोजीशन पे लार्ज नंबर होना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि जैसे तुम लोग बोल रहे हो 4 से 9 होना चाहिए, तो अब एक चीज देखते हैं। जैसे अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं -3, 2 और बीच में कहीं 0 हो रहा होता, ये नंबर लाइन जो है किसकी है? ए के लिए नंबर लाइन है। अच्छा, अगर मैं इसी के नीचे ए स्क्वायर लिख रहा होता तो -3 का होल स्क्वायर क्या बनता? 9। अच्छा, 0 का होल स्क्वायर क्या बनता? 0। और 2 का होल स्क्वायर क्या बनता? 4। ठीक है, तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि मतलब ए स्क्वायर जो है वो पहले 9 से ट्रेवल करके 0 तक गया और फिर उसके बाद 0 से ट्रेवल करके 4 तक गया, इसका मतलब उसने कौन कौन सी क्वांटिटी को अटेन किया, कौन कौन से नंबर्स को अटेन किया? बताओ, उसने कौन कौन से नंबर्स, ए स्क्वायर ने कौन कौन से नंबर्स अचीव किए? ए स्क्वायर किसके किसके बराबर हो गया? सर 9 और 4 के बीच में और इंक्लूडिंग 9 और 4। तुम ऐसे सोचो, मैं तुमको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं। तो तुम 9th फ्लोर पे खड़े हो, ठीक है? तुम 9th फ्लोर पे खड़े हो, फिर तुम जो है 0th फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए, और फिर उसके बाद तुम फिर मतलब 9 से नीचे उतर के ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचे, फिर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर चढ़ के 4th फ्लोर पे पहुंच गए, और तुमसे कोई पूछे कि तुमने कौन कौन से फ्लोर्स कवर किए, तो तुम क्या बताओगे? बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, तुमने कौन कौन से फ्लोर्स कवर किए? 9 to 0 के बीच के सारे कवर किए। डेफिनेटली 0 से 9 तक सारे कवर कर लिए फ्लोर, 0 से 9 तक सारे फ्लोर्स कवर कर लिए। उसमें से कुछ फ्लोर्स ऐसे थे जो 2 बार कवर हुए, और कुछ फ्लोर्स ऐसे थे जो एक ही बार कवर हुए। मतलब तुम ऐसे सोचो तो तुम पहले 9th फ्लोर पे थे, 9th फ्लोर से 0 वाले फ्लोर पे आए, और 0 वाले फ्लोर से फिर 4th फ्लोर पे गए, ऐसे टाइप का। या अगर मैं ऐसे बनाऊं, तुम 9th फ्लोर पे थे तो 9th फ्लोर से 0th फ्लोर पे आए, और 0th फ्लोर से फिर ऊपर गए, 4th फ्लोर तक गए ऊपर से,
तो तुमने अल्टीमेटली कौन कौन सा फ्लोर कवर कर लिया? पूरा 0 से 9 तक पूरा कवर कर लिया, ठीक है। सो ए स्क्वायर विल बिलोंग टू 0 से 9। ए स्क्वायर जो है वो 0 से 9 तक आएगा अगर a -3 से 2 है। तो ये बात, ये समझ में आया, ये लॉजिक समझ में आया ए स्क्वायर का, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। बोलो सब लोग, एवरीवन। यस अब हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस आंसर? तो देखो, ए स्क्वायर जो अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो ए स्क्वायर जो स्टार्ट होगा वो तो 0 से होगा, और जो एंडिंग होगी ना वो, जैसे -3 का होल स्क्वायर करो तो 9 आएगा, और 2 का होल स्क्वायर करो तो 4 आएगा। तो जो एंडिंग होगी वो इन दोनों के होल स्क्वायर में जो बड़ा होगा उससे एंडिंग होगी। जैसे 9 बड़ा है तो 9 पे एंडिंग है। जैसे मान लो क्वेश्चन होता a बिलोंग्स टू -3 से लेके 5 तक, तो a स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता? बताओ। 0 to 25. 0 to 25। स्टार्टिंग तो हमेशा 0 से ही होनी है, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। और -3 का होल स्क्वायर 9 और 5 का होल स्क्वायर 25, बड़ा ये है, इसलिए ये। ठीक है। इतना समझ में आया सबको? यस सर। ओके, Yes, sir. गुड। अच्छा, अब जैसे एक क्वेश्चन तुम लोग करो कि a बिलोंग्स टू -3 से लेके 4 तक, देन 2a + 4, इसका होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? गुड। सर 0 to 144। हाँ, 0 से 144। तो हम लोग पहले क्या करते? हम लोग ऐसे करते पहले, a जो है -3 से 4 है, तो 2a कहाँ से कहाँ तक होता? 2a होता -6 से 8 तक। तो उसके बाद 2a + 4 कहाँ से कहाँ तक होता? 4 इसमें भी ऐड करना है, 4 इसमें भी ऐड करना है, तो -2 से 12 तक। अब इसी नंबर का तो तुमको क्या करना है? होल स्क्वायर निकालना है। तो 2a + 4 का होल स्क्वायर। अब देखो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से, और एंड कहाँ पे होगा? जो दोनों के होल स्क्वायर में बड़ा है। दोनों के होल स्क्वायर में कौन बड़ा है? 144। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करो। x² -4x + 2,
इसका फाइंड करो रेंज। इसको सोचो, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मतलब कंसेप्ट वही लगेगा जो अभी तक सिखाया है। अच्छा, यहाँ पे x जो है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा है, मतलब x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ओके, मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करेंगे। तो देखो, हम लोग ने क्या किया ना, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखाया था। तो x -2 का होल स्क्वायर, इसको आधा करते थे, माइनस इसके होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते थे, मतलब ये क्या हो गया, x -2 का होल स्क्वायर -2। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या था कि वेरिएबल दो जगह था, हम लोग ने अब एक ही जगह वेरिएबल कर लिया, तो उससे हमारे को आसानी हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने। अब देखो, x हमारा जो है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी था, तो x -2 मतलब 2 सब्ट्रैक्ट करना है दोनों में, तो चाहे माइनस इंफिनिटी में सब्ट्रैक्ट करो चाहे प्लस इंफिनिटी में सब्ट्रैक्ट करो, वो तो वही रहेगा, फर्क तो नहीं डालेगा। अच्छा, x -2 का होल स्क्वायर, अब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो स्टार्ट कहाँ से होता, 0 से, और एंड कहाँ पे हो रहा होता, इंफिनिटी पे। अब x -2 के होल स्क्वायर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो -2, इंफिनिटी में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो इंफिनिटी। तो यही अपना फाइनल आंसर। सर वो आपने माइनस इन्फिनिटी को 0 क्यों लिखा? नहीं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो अगर मैं a स्क्वायर करता हूँ, अगर a में एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो जब मैं a स्क्वायर करता हूँ तो स्टार्ट तो 0 से ही होता है ना। हाँ। तो 0 यहाँ पे लिखा, स्टार्ट किया 0 से, और एंड क्या होता, इंफिनिटी होता। नहीं है समझ में? समझा समझा। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? अरे इन्फिनिटी को इंक्लूड क्यों नहीं किया? हम लोग कभी भी इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी को कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता। जब मैं ब्रैकेट्स पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, इन पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं।
ठीक है। हर्ष क्या नहीं आया तुमको समझ में? हेलो हर्ष। तुमको मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं आ रहा होगा कि यहां से यहां पे कैसे पहुंच गए। तुम न्यू स्टूडेंट हो ना? यस सर। तो यहां से यहां पे कैसे पहुंच गए तुमको शायद ये नहीं समझ में आ रहा होगा। यस और फिर इसके बाद वाला स्टेप समझ में आ गया क्या तुमको? सर नहीं। देखो यहां से यहां जो है हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पहुंचते हैं। तुम लोग का कवर अप क्लासेस लगेंगे, उसमें जो भी तुम लोग का छूटा हुआ है वो पढ़ा दिया जाएगा। ओके। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करते हैं। फिर उसके बाद देखो हमको ये बनाना है, हमको क्या करना है, ये बनाना है। तो अब नोन क्या है हमारे पास? ये नोन है कि x जो है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है। तो पहले ये स्टेप लिख लिया कि x इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। उसके बाद हम लोग स्टेप वाइज चलते हैं। पहले x माइनस टू देखते हैं। तो x माइनस टू मतलब इसमें से भी टू घटाया और इसमें से भी टू घटाया, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, सेम रह जाएगा। अब होल स्क्वायर करना है, x माइनस टू का होल स्क्वायर करना है। तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो होल स्क्वायर में जीरो से स्टार्ट होगा और बड़े वाले पे एंड होगा, तो बड़ा तो इन्फिनिटी होगा। फिर x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू करना है, तो बस ये जो आया इसमें टू सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे भी टू सब्ट्रैक्ट हो गया और यहाँ पे भी टू सब्ट्रैक्ट हो गया। तो जीरो माइनस टू, इन्फिनिटी माइनस टू, इन्फिनिटी। ओके सर। तो यही आंसर है। ठीक है, बाकी बच्चे लोग सबको समझ में आ गया? Yes, sir. कंप्लीटिंग द स्क्वायर आता है ना? नाक मत कटा देना भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी नहीं आता अगर। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू 3 से लेके 7 तक, इसका रेंज फाइंड करना है। चलो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। नाउ आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग सब लोग कर पाओगे इसको। -13 से -4, हाँ सही है, -13 से -4।
तो देखो पहले क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13 प्लस 3, तो ये क्या हो गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 3, मतलब x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 13। अब हम लोग के पास जो नोन है कि x 3 से 7 है, तो x माइनस 4 कहाँ से कहाँ तक होता, 4 सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों में, तो -1 से लेके अब x माइनस 4 का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होता, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो 0 से स्टार्ट होता और दोनों के होल स्क्वायर में जो बड़ा होता वो 9 होता। अब 13 सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, इसमें 13 घटाया तो -13 और 9 में 13 घटाया तो -4, तो यही अपना फाइनल आंसर है, -13 से लेके -4 तक। ठीक है, थोड़ा आइडिया मिल रहा है। अब देखो क्या होता है कि रेंज ऑफ quadratic with the help of graph of quadratic, ठीक है। तो सबसे पहले बात, तो रेंज का डेफिनेशन क्या होता है, तो रेंज का डेफिनेशन होता है इट इज द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ आउटपुट्स, it is the collection of set of outputs, yeah, it is the value of all y obtained in the graph, it is the value of all y obtained in the graph, ठीक है। सो जैसे मान लो कि अगर हमारा कोई ग्राफ ऐसा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। ठीक है, तो अब इस ग्राफ पे अलग अलग पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और हर पॉइंट का अपना एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ये ग्राफ कौन कौन से वाई कोऑर्डिनेट अचीव किया, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द ग्राफ। तो अगर तुम देखो तो ये ग्राफ का जो मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 1 है, और फिर जो मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 4 है। उसके बीच के सारे वाई कोऑर्डिनेट्स अचीव किया, जैसे अगर कोई पूछे कि 1.5 अचीव किया कि नहीं किया, तो हाँ किया होता। जैसे ग्राफ पे एक पॉइंट यहाँ पे होता और एक पॉइंट यहाँ पे होता, ये दोनों पॉइंट्स पे ग्राफ का वाई कोऑर्डिनेट तो 1.5 होता। तो इस ग्राफ को देख के हम लोग रेंज क्या बोलते हैं, इसका रेंज जो है वो होता 1 से लेके 4 तक। द रेंज ऑफ दिस ग्राफ वुड बी 1 से लेके 4 तक। इतना समझ में आया कि ग्राफ देख के रेंज कैसे फाइंड करना है। रेंज फाइंड करने का क्या मतलब है कि तुमको देखना है कि ग्राफ के ऊपर कौन कौन से वाई कोऑर्डिनेट्स अचीव हुए।
है ना। तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और तुम उसका जल्दी से एक बार रेंज बताओ। चलो इसका रेंज बताओ। 0 to 5. 0 to 5. 0 to 5, मिनिमम y कोऑर्डिनेट 0 और मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट, ठीक है, 0 से 5, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब याद है जैसे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक बताया था, तो अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग होता है, और अगर हमारा a लेस देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग होता है, ठीक है। अच्छा से यहाँ पे अगर y एक्सिस होता तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -b/2 है और y कोऑर्डिनेट -d/4 होता। इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट वही था, याद है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2 है, कॉमा -d/4 है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये एक तरीके से क्या हो गया, -d/4 है। सिमिलरली ये एक तरीके से क्या हो गया, -d/4 है। अच्छा ये जो ग्राफ है ये एकदम नीचे चला जाता है और ये जो ग्राफ है ये एकदम ऊपर चला जाता है। तो इस ग्राफ का रेंज बताओ, जो ये वाला ग्राफ है इसका रेंज बताओ। ए जो है वो है, मतलब ये हम लोग उस क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। कौन सा क्वाड्रेटिक, ax² + bx + c वाला क्वाड्रेटिक, उस वाले क्वाड्रेटिक। और कैपिटल डी मतलब उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट। Sir, 0 to infinity. नहीं, y कोऑर्डिनेट कहाँ से स्टार्ट किया, -d/4a to infinity. -d/4a से स्टार्ट किया और कहाँ तक गया, ऊपर तक गया। इसका रेंज क्या हो गया, -d/4a से इंफिनिटी। अच्छा इसका रेंज क्या होता, -d/4a -infinity। हाँ तो हम लोग जब ब्रैकेट लिखते हैं तो पहले किसको लिखेंगे, छोटे वाले को। तो -इंफिनिटी छोटा है और -d/4a बड़ा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का रेंज समझ में आया। रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक इज फ्रॉम -d/4a से इंफिनिटी। कब, जब हमारा अपवर्ड ओपनिंग है, और -इंफिनिटी से -d/4a कब, जब हमारा डाउनवर्ड ओपनिंग है। अपवर्ड ओपनिंग कब होता है, जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, और डाउनवर्ड ओपनिंग कब होता है, जब x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। ये पॉइंट क्लियर है। अब से क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड रेंज ऑफ 2x² + 3x - 5, और सेकेंड है -x² + x - 3।
सो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला वाला जो है ये अपवर्ड ओपनिंग होता। अपवर्ड ओपनिंग का रेंज क्या होता है? -d/4a से इंफिनिटी तक। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक का क्या होता है? b² - 4ac अपॉन 4a, मतलब -49/8 से इंफिनिटी तक। ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला जो क्वाड्रेटिक होता वो डाउनवर्ड ओपनिंग होता, क्योंकि x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होता। तो उसका जो रेंज होता वो होता -∞ से -d/4। तो -∞ माइनस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट 1 - 12/4 into -1 -11/4। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके। अच्छा, अभी रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक बाकी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। और जो तुम लोग का होमवर्क, तुम लोग के ग्रुप पे एक शीट पोस्ट की थी होमवर्क के लिए, वो होमवर्क किया तुम लोगों ने? बोलो। एक क्वेश्चन की शीट पोस्ट की थी मैंने जून बैच पे। सर संडे है ना सबमिशंस को? हाँ, मतलब उसको करना स्टार्ट किया? हाँ। ओके, सो उसको तुमको कैसे सबमिट करना है? मैं जो है एक तुम लोग के ग्रुप पे एक गूगल फॉर्म डालूंगा। ठीक है, उसमें क्या क्या होगा? उसमें नेम होगा, नेम के बाद बैच। तो तुम लोग का जो बैच है, मतलब उसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसमें तुमको 11 जून वाले बैच में सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद टॉपिक का नाम होगा कि जैसे क्वाड्रेटिक लिख लेना, क्वाड्रेटिक होमवर्क। फिर उसके बाद जो है टॉपिक के बाद एक आएगा फाइल अपलोड करने का। ठीक है, फाइल अपलोड करना। तो फाइल अपलोड करने में जैसे तुमने अपने फाइल अपलोड कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। जैसे तुमने अपने नोटबुक में लिखा, होमवर्क सॉल्व किया, ठीक है, फिर उसको जो है पीडीएफ बनाना, उसका पीडीएफ क्रिएट करना। पीडीएफ कैसे क्रिएट करोगे? कैम स्कैनर एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सर वो तो बैन करवा दिया। कोई बात नहीं, बैन हो गया तो फिर माइक्रोसॉफ्ट लेंस, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। 2-3 सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें से ये भी एक होता है। तो गूगल पे सर्च करना, वो मिल जाएगा तुमको, और उससे पीडीएफ क्रिएट करना और यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करना। ऐसा नहीं कि हर एक फोटो अपलोड कर रहे हैं, पीडीएफ अपलोड करना है। ठीक है, समझ में आया? सर कब तक सबमिट करना है? कब तक? मैंने डेट कब की डाली थी? संडे की डाली थी क्या? देख लेते हैं, रुको।
चला गया? कितनी तारीख है? कंप्लीट दीज क्वेश्चंस बाय वेडनेसडे था, ठीक है। ये मैंने डाला था 12 जुलाई को बाय वेडनेसडे, बाय संडे नहीं, तो तुम लोग को कल तक कंप्लीट करके देना है, ठीक। सो अगेन फिर से देख लेना जाके, कल तक कंप्लीट करके देना। सर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। कोई बात नहीं। हाँ सर, और बीच में नंबर है। कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो गया? 10 से लेके, अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 10 से लेके 18 तक रिपीट हो गया, और 19 से लेके 25 तक नहीं है, ठीक है। तो Sir, can you send it again, please? ठीक है, मैं फिर से सेंड कर दूंगा इसी ग्रुप पे। तो 19 से लेके 25 तक छोड़ देना, क्योंकि है ही नहीं क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन कर लेना। आया समझ में? 56 क्वेश्चन है, 1 से लेके 56 तक। ओके, और मेरे सर को उसमें हाँ सर उसमें अब तक हम लोग ने जहाँ तक किए हैं उसी टॉपिक पे बेस्ड है ना क्वेश्चन? हाँ हाँ, बस जितना किया है उसी टॉपिक पे बेस्ड है। हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाएंगे, उसकी उतना तो ठीक है, उतना तुमको मैटर नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट 90% उसी टॉपिक पे बेस्ड है, ओके। ठीक है। बाय वेडनेसडे, तो कल जो है टिल 11 PM तक। सर हाँ डेट एक्सटेंड करो ना प्लीज। हाँ सर, हम केमिस्ट्री का ये कर रहे थे असाइनमेंट, क्या? डेट एक्सटेंड करने को। चलो थर्सडे एक दिन एक्सटेंड किया, थर्सडे 11 PM। सर और जिन्होंने बीच में से लेक्चर शुरू किए उन्हें वो लोग अभी रहने दो, ठीक है। जो लोग लेट, जिन्होंने क्वाड्रेटिक बीच में से स्टार्ट किया है, वो रहने दो। एंड इवन इफ यू वांट टू ट्राई देन यू कैन, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, थोड़े टेंथ सर के भी, आधा होगा। जितना भी हो उतना ट्राई करो, ओके सर। ठीक है। चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू सर। गुड बाय। थैंक यू सर।